नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाई चिरंजीव गंगवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सीटेट है और सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके लिए जो बाल विकास विषय है उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो उसी तैयारी के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको बीएड फर्स्ट ईयर में इसकी प्रैक्टिस टीचिंग भी करनी पड़ती है नहीं। फाइनल टीचिंग में जाने से पहले जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर में होती है उससे पहले हमको ये प्रैक्टिस टीचिंग, माइक्रो टीचिंग हमारे स्कूल में ही, कॉलेज में ही करवाई जाती है। तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए कि ये है क्या। इसी की सहायता से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे जो हमारा फाइनल टीचिंग होगी उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, वो हम सब आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमें पता होना चाहिए सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक के बारे में अगर बात की जाए तो इसके जनक हैं इसके जनक हैं D.W. एलन। देखिए कहीं कहीं पर आपको इसके जनक कीथ एचिसन भी दिया हुआ होगा, कीथ एचिसन और बुश, ये तीन दिए हुए हैं। देखिए मुख्य रूप से इसके जनक की बात करें तो D.W. एलन का नाम मुख्य रूप से आता है। इसके अलावा कीथ एचिसन और बुश 1963 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए आप। सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन, कीथ एचिसन और बुश, ये तीन नाम आएंगे इसके अंतर्गत और मुख्य रूप से D.W. एलन को आपको याद रखना है। इसके बाद जनक के बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहाँ से कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो माइक्रो टीचिंग पुस्तक जो है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आप याद रखिए। इसके जो लेखक हैं वो भी D.W. एलन ही हैं, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? D.W. एलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान या भारतीय स्वरूप, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय स्वरूप जो किसने दिया है? ये D.D. तिवारी ने दिया है। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय स्वरूप किसने दिया है? D.D. तिवारी ने 1967 ईस्वी में। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय स्वरूप किसने दिया है? D.D. तिवारी ने 1967 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के जनक, फिर माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक और सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय स्वरूप किसने दिया है? सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय स्वरूप D.D. तिवारी ने दिया है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये बताइए कि सूक्ष्म शिक्षण जो है इसका विकास कहाँ किया गया था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ हुआ था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? D.W. एलन, कीथ एचिसन और बुश ने किया था। और कहाँ किया था ये भी आपको याद रखना है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। स्टैनफोर्ड, इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और ये कहाँ है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय? अमेरिका में है। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया था। तो ये हमारे चार क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2, 3 और 4। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें नोट कर लिया इसको आपने, इसको बिगाड़ देते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए इसके आगे ये हमारा सामान्य परिचय था सूक्ष्म शिक्षण का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। सूक्ष्म शिक्षण है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए सूक्ष्म माने क्या होता है, सूक्ष्म माने छोटा और शिक्षण माने होता है पढ़ाना। सूक्ष्म माने छोटा और शिक्षण माने पढ़ाना, ठीक है, मतलब छोटा पढ़ाना। कहने का मतलब इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी, जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी यानी जो इसमें पढ़ाएगा वो थोड़े समय के लिए पढ़ाएगा, थोड़े बालकों के लिए पढ़ाएगा। शिक्षण कौशलों की संख्या भी कितनी होगी, कम होगी। बालकों की संख्या भी कितनी होगी, कम होगी। यानी कि एक नॉर्मल क्लास की तुलना में एक नॉर्मल क्लास का जितना टाइम होता है, जितने स्टूडेंट्स की संख्या होती है या जितना कंटेंट पढ़ाया जाता है, उससे सब कुछ इसमें कैसा रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, छोटा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना। देखिए इसमें कैसे, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वो ये पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। एक एक पॉइंट नोट करिए। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण क्या है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सबसे पहला यहां लिखता हूं मैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यह शिक्षक प्रशिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसकी सहायता से किसको प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसकी सहायता से छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसकी सहायता से छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। देखिए जनरली जब हम एक टीचर, ठीक है, हम प्यूपिल टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टीचर की बात कर रहे हैं, छात्राध्यापक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो जो भी एक शिक्षक होता है वो जब क्लास में जाता है तो उसके सामने ये चुनौती होती है कि वो बालकों को अपने से कैसे जोड़े, बालकों को प्रकरण तक कैसे लेके जाए, बालकों की रुचि कैसे उत्पन्न करे उस शिक्षण में, बालकों के लिए ऐसा क्या करे जिससे बच्चों को वो चीज ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हम यहां पर सीखते हैं। देखिए क्या क्या चीजें सीखते हैं उसमें, तो हमने इसको पढ़ा कि ये क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है और इसमें छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, देखिए नॉर्मल जो क्लासरूम होता है, हमने आपको बताया है कि जो एक नॉर्मल क्लासरूम होता है उसमें जो छात्रों की संख्या होती है, जो नॉर्मल क्लास होता है उसमें छात्रों की संख्या कितनी होती है, 35 से 40। ये नॉर्मल क्लासरूम की बात होगी। लेकिन यहां पर जो छात्रों की संख्या है ये कितनी होगी, 5 से 10 छात्र। ठीक है ना, 5 से 10 छात्र, ये छात्रों की संख्या हो गई। दूसरी बात, छात्रों का प्रकार, छात्रों का प्रकार कैसा होगा, यानी छात्र किस टाइप के होंगे, तो इसमें छात्र कोई अलग से नहीं होते, हमारे जो भी साथी बीएड छात्र होते हैं आपके वही इसमें होते हैं। साथी बीएड छात्र वही इसमें बैठेंगे, उन्हीं का व्यवहार ऐसा होगा जैसे जिस भी विषय का आप, जिस भी क्लास का आप पढ़ा रहे होंगे, ये जो आपके साथी बीएड छात्र हैं ये वैसा ही व्यवहार करेंगे। मान लीजिए हाँ, जैसे हम लोग बीएड की बात करें तो बीएड में हम लोग कक्षा 6 से लेके 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 इन कक्षाओं के प्लान बनाते हैं। मान लीजिए हमने कक्षा 9 का प्लान बनाया, तो जो हमारे ये, हालांकि हमारे हैं साथी बीएड छात्र, लेकिन इनका व्यवहार कैसा होगा, इनका व्यवहार ऐसा होगा जैसा व्यवहार कक्षा 9 के छात्रों का होता है। ठीक है ना। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला इसमें होता है, इसमें आपका निरीक्षण कौन करेगा, निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब है फीडबैक।
जो निरीक्षण और प्रतिपुष्टि जो आपका ये काम है कि भाई अब आप पढ़ाएंगे, अभ्यास कर रहे होंगे तो आप पे बहुत सारी गलतियां भी होंगी, बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, आपकी बहुत सारी गलतियां भी होंगी, तो उनके बारे में आपको कौन बताएगा, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि गलतियां क्या हैं, हमारे सीखने में गलतियां सहायक होती हैं। ठीक है ना, अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, गलतियों के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए कौन बताएगा आपको, निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि कौन करेगा आपकी, ये कोई भी आपका प्राध्यापक या टीचर हो सकता है, या आपके साथी जो छात्र हैं वो भी आपको बताएंगे कि आपके जो पढ़ाने में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और क्या क्या कमियां थी। ठीक है ना, अच्छाइयाँ और कमियां, उन कमियों को हम दूर करेंगे अगले प्लानिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद पाठ की अवधि, यानी आपको पढ़ाने के लिए कितना समय मिलता है। पाठ की अवधि यानी हमको पढ़ाने के लिए कितना समय मिलता है, 6 मिनट का टाइम मिलता है हमको पढ़ाने के लिए। हमने कहा सब चीज़ें सूक्ष्म होंगी, छोटी होंगी, तो पढ़ाने के लिए हमको कितना समय मिलेगा, 6 मिनट। फिर अगला आता है कौशलों की संख्या, कि कितनी स्किल्स होंगे एक बार में, एक बार की बात हो रही है, कौशलों की संख्या, तो कौशलों की संख्या कितनी होगी, एक समय में एक समय में एक शिक्षण कौशल का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक समय में एक शिक्षण कौशल, मतलब एक समय में हम लोग एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करेंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, विषय वस्तु कितनी बड़ी होगी, ये हम इधर लिख देते हैं। जो विषय वस्तु होगी, हमारी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, हमको कितना पढ़ाना है, पाठ का छोटा सा भाग, पाठ का छोटा सा भाग। देखिए लिखा है पाठ की अवधि कितनी है, 6 मिनट है, तो 6 मिनट में हम भाई पाठ का एक छोटा सा भाग ही तो पढ़ा पाएंगे, तो वही आपको पढ़ाना है। ठीक है ना, तो इतने सारे पॉइंट होते हैं इसमें विशेष, सब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए छात्रों की संख्या कितनी है, 5 से 10 छात्र हैं। छात्रों का प्रकार यानी छात्र कैसे होंगे, साथ ही बीएड छात्र होंगे आपके। निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि, आपका निरीक्षण कौन करेगा, आपका फीडबैक कौन देगा, आपके साथी छात्र होंगे और आपका कोई भी टीचर हो सकता है। आप कितनी देर पढ़ाएंगे, 6 मिनट पढ़ाएंगे आप। कौशलों की संख्या, एक समय में एक शिक्षण कौशल, और विषय वस्तु कितनी होगी, यानी कंटेंट आपको कितना पढ़ाना है, पाठ का कोई एक छोटा सा भाग जो हमारा 6 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं तो पहला देखते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग परिभाषाएं। परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है सूक्ष्म शिक्षण की। देखिए तो इसके जनक हैं जो D.W. एलन, उन्हीं ने ही परिभाषा दी है। D.W. एलन, D.W. एलन के अनुसार, D.W. एलन के अनुसार देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत, देखिए सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में, जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है।
इन्वर्टेड कॉमा क्लू। देखिए DW एलन ने ही दी है परिभाषा कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। फिर इसके बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा हो गई, परिभाषा के बाद सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो इसके 3 सिद्धांत होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सूक्ष्म शिक्षण के 3 सिद्धांत होते हैं। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत होता है पुनर्वलन व मूल्यांकन, पुनर्वलन व मूल्यांकन का सिद्धांत, पुनर्वलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। देखिए हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जाना, हमने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में जाना, हमने ये जाना सूक्ष्म शिक्षण में हम क्या क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला नंबर है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों का। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हमने लिखा है सूक्ष्म शिक्षण का, अभ्यास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, पुनर्वलन तथा मूल्यांकन का सिद्धांत। देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। जो हमारा अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें क्या होता है, हम निरंतर अभ्यास करते हैं। ठीक है, काहे का अभ्यास करते हैं, शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं शिक्षण कौशलों का। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें क्या होता है, एक के बाद एक लगातार कुछ स्टेप होते हैं, कुछ शिक्षण कौशल होते हैं जिनका हमें अभ्यास करना होता है, एक के बाद हम एक निरंतर उन शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते रहते हैं। फिर है पुनर्वलन तथा मूल्यांकन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, आपकी जो आप जैसा पढ़ाते हैं उसका लगातार मूल्यांकन होता रहता है और आपको लगातार पुनर्वलन प्रदान किया जाता रहता है। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत हो जाते हैं। फिर इसके बाद है, इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो टीचिंग साइकिल। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल देखते हैं। चक्र हेडिंग डाल देते हैं, चक्र जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो पहला पद होता है वो होता है हमारा पाठ योजना। पहला जो है पाठ योजना, जो दूसरा होता है शिक्षण, पाठ योजना शिक्षण। तीसरा जो होता है हमारा पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण। ठीक है ना। इसके बाद चौथा जो पद होता है इसमें वो होता है पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना। फिर अगला पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण। फिर जो अगला पद होता है वह है पुनः पृष्ठपोषण, पुनः पृष्ठपोषण। ये देख लीजिए आप लोग, ये है, इसका यही क्रम चलता रहता है। देखिए नंबर डाल देते हैं हम इसमें, पहला नंबर,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पाठ योजना को प्लानिंग या लेसन प्लानिंग। प्लानिंग PLANN प्लानिंग, इसको कहते हैं टीचिंग, इसको कहते हैं पृष्ठपोषण को फीडबैक। फीडबैक, पुनः पाठ योजना रीप्लानिंग, रीप्लानिंग, पुनः शिक्षण रीटीचिंग, और ये होता है री फीडबैक। री फीडबैक, ठीक है। इनके कुछ निश्चित टाइम भी होते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि हमको पढ़ाने के लिए कितना समय मिलता है, तो पढ़ाने के लिए हमको मिलता है 6 मिनट। ठीक है। पृष्ठपोषण, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमको जो हमारा फीडबैक है, हमारी जो कमियां हैं उनको कितनी देर बताते हैं, 6 मिनट बताते हैं। पुनः पाठ योजना, जो हमारी यहाँ पर कमियां बताई गई उन कमियों को दूर करते हुए हम फिर से प्लान बनाते हैं, तो उस प्लान को बनाने के लिए हमको कितना मिनट दिया जाता है, 12 मिनट का समय हमको दिया जाता है। तो यहाँ पुनः शिक्षण यानी फिर से पढ़ाने के लिए हमको कितना दिया जाएगा, 6 मिनट दिए जाते हैं। और फिर से जो फीडबैक होता है, जो टीचर या हमारे जो साथी छात्र होते हैं उनके द्वारा हमको 6 मिनट में फिर से हमारी कमियां बताई जाती हैं। देखिए इसी प्रकार ये देखिए इस तरीके से यह एक सर्कल बन जाता है, यह एक सर्कल बन जाता है। चलिए इधर थोड़ा इधर हटा देते हैं इसको हम, यहाँ पर ये इस तरीके का एक सर्कल बन जाता है। ठीक है। और ये प्रक्रिया जो है हमारी तब तक चलती रहती है, ये प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब हम उस कौशल में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है उसका पहला पद कौन सा होता है। तो ये पहला पद क्या है इसका, पाठ योजना या लेसन प्लानिंग या केवल प्लानिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद क्या है, पाठ योजना। ये आपको अवधि भी याद करनी है कि शिक्षण के लिए हमको 6 मिनट मिलता है, फीडबैक के लिए भी 6 मिनट देते हैं जो हमको, जो हमारे साथी छात्र हैं या साथी टीचर हैं। फिर पुनः पाठ योजना, हमको लेसन प्लान बनाने के लिए 12 मिनट दिए जाते हैं। रीटीचिंग, फिर से पढ़ाने को 6 मिनट, और फिर से हमारा जो फीडबैक होता है वो 6 मिनट का। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे ये बताओ कि सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि यानी टोटल टाइमिंग कितनी होती है, जोड़ लीजिए आप। 6 और 6 12, दूनी 24 और 6 30 और 6 36, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसकी कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। ठीक है। याद कर लीजिए, रट लीजिए कि जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसकी कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। इसके बाद देखते हैं अगली चीज, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगले बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद आगे सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा याद रखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली अवस्था ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। दूसरी अवस्था कौशल प्राप्ति की अवस्था, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, और तीसरी होती है जिसको हम अंतरण या स्थानांतरण अवस्था कहते हैं।
ठीक है ना। ये हमारी सूक्ष्म शिक्षण की तीनों अवस्थाएं होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, अंतरण अवस्था या स्थानांतरण अवस्था, ठीक है। अब ये होती क्या है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था क्या होती है, देखिए खूब सोच लीजिए। जैसे हमें आपसे माइक्रो टीचिंग करवानी है तो हम आपसे डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि आप वो माइक्रो टीचिंग करो आके, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। जब आप उसके बारे में जानते ही नहीं है तो आप करेंगे क्या, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में क्या होता है, इसमें जो आपका जो शिक्षक होता है, आपका जो टीचर होता है, वो आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको पूरा ज्ञान प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूरा ज्ञान प्रदान करता है कि ये क्या होता है, कैसे क्या, इसमें मतलब सारी जानकारी दे दी उसने। फिर कौशल प्राप्ति की अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है वो आपको एक पाठ पढ़ा के दिखाएगा, ठीक है ना। फिर आपको शिक्षण कौशलों के बारे में भी सारी जानकारी तो यहीं दे दी जाएगी, पाठ पढ़ा के दिखाएगा। और आप इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षण कौशल हैं, विभिन्न शिक्षण कौशल हैं, उनका आप यहीं पर क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। जितने भी शिक्षण कौशल, यहाँ उसने ज्ञान दे दिया, पूरा बता दिया, यहाँ आपने विभिन्न शिक्षण कौशलों का क्या किया, अभ्यास किया। और अंतरण अवस्था या स्थानांतरण अवस्था में आप क्लास में जाके अपना टीचिंग करते हैं, यानी आप यहाँ परफेक्ट हो जाते हैं और आप क्लास में जाके अपनी टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सूक्ष्म शिक्षण की तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था और अंतरण अवस्था या स्थानांतरण अवस्था, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक था माइक्रो टीचिंग का, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने आपको बता दी हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो जो पूछी जाती हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद जो भी हमारा अगला वीडियो होगा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, उसमें हम आपको कौन कौन से शिक्षण कौशल के बारे में बताएंगे। जो मुख्य शिक्षण कौशल हैं, सामान्यतः जो हमारे ट्रेनिंग में आपको बताए जाते हैं, आपको करवाए जाते हैं, उन शिक्षण कौशलों के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनते हैं, ठीक है। माइक्रो लेसन प्लान की जानकारी देंगे, जिससे आपको आगे के लिए बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, है नहीं। अपने अपने सब्जेक्ट का जो भी लेसन प्लान बनता है, आप बनाते होंगे, किस तरीके से वो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। एक एक करके उनका निश्चित क्रम होता है, वो सारी जानकारी देंगे। तो आज का जो हमारा माइक्रो टीचिंग का जो सूक्ष्म शिक्षण का जो टॉपिक था, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल हमारा और शेयर कीजिए, जिससे आपके जो और साथी लोग हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। थैंक यू।